नमस्कार दोस्तों, एमिनेंट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम युधिष्ठिर सिंह राठौड़ है और मैं लेके आ गया हूँ एक नया लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे महाजनपद काल के बारे में। ये मेरी एंशिएंट सीरीज़ चल रही है और उसी एंशिएंट सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे 16 महाजनपद, मगध का उत्थान, धार्मिक क्रांति और विदेशी आक्रमण के बारे में। यदि आप मुझसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो लेक्चर की शुरुआत में इस क्वेश्चन के साथ करना चाहूँगा। ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में पूछा गया था, जिसमें कहा गया है कि भारत का जो संप्रतीक है उसके नीचे भारत की राष्ट्रीय आदर्शोक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है। यदि आपने मेरे कंप्लीट लेक्चर देखे हैं तो आप संभव है इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, तो आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब 16 महान जनपदों को पढ़ते हैं। 16 महान जनपदों से पहले हम महाजनपद काल का जो टाइम पीरियड है वो देख लेते हैं। महाजनपद काल का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 600 से 323 बीसी के आसपास रहा था। 600 से 323 बीसी के आसपास रहा था। इस टाइम पीरियड में भारत के इतिहास में बहुत सी घटनाएं घटी। उन घटनाओं को कम्प्लीटली एक टाइम जोन दे दिया जिसका नाम है महाजनपद काल। इस टाइम पीरियड में 16 महान जनपदों का उदय हुआ। जब पहले हम उत्तर वैदिक काल में देखते हैं तो जन मिलकर जनपद बनते हैं और यहाँ पर आते आते वो जनपद साम्राज्यवादी विस्तार की नीतियों पे आ जाते हैं और उसी साम्राज्यवादी विस्तार के कारण वो महान जनपदों में विभाजित हो जाते हैं और 16 महान जनपदों का विकास इस समय होता है। उसके बाद में उन 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद का उत्थान होता है और मगध का उत्थान होकर वो पूरे महाजनपदों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। इसी महान जनपद काल के समकालीन धार्मिक क्रांति भी भारत में चलती है, जिसमें नए नए धर्मों का उत्थान होता है, जैसे कि बौद्ध धर्म का उत्थान होता है, जैन धर्म, अन्य शाक्त भागवत धर्म, उन सब में वापस सुधार वगैरह किए जाते हैं और यहाँ पे धार्मिक क्रांति की लहर चल पड़ती है। उसके बाद में फारसी, ईरानी या ग्रीक आक्रमण होते हैं और उन आक्रमणों का प्रभाव भारत पर क्या पड़ता है इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस इस कंप्लीट लेक्चर में करेंगे। तो महाजनपद काल की शुरुआत हम सबसे पहले इनके नाम देखकर कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो उत्तर पश्चिम का जो महाजनपद है उसका नाम है कंबोज और गांधार। इनको हम के और जी के रूप में भी ले सकते हैं। सभी लोग जी के पढ़ते हैं, हम के जी पढ़ेंगे। तो उत्तर वाला जो है वो कंबोज और उसके दक्षिण में जो है वो गांधार। ये पूरे उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। फिर हम आगे बढ़ते हैं पूर्व की तरफ। पूर्व की तरफ आते ही सबसे पहले राजस्थान का मत्स्य जनपद आ जाता है। फिर हम उससे और आगे बढ़ते हैं तो 3 महाजनपद लगातार आते हैं। उसमें से पांचाल, कुरु और शूरसेन। इसको हम ऐसे व्यक्तिगत नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, फिर भी प्रेम कुमार शर्मा के नाम से इसको याद कर सकते हैं। पांचाल, कुरु और शूरसेन जनपद। इनका एक वत्स होता है शिष्य। वत्स के को क्या है, किसी ने छेदी सिंह बना दिया, छेद कर दिया, छेदी सिंह बना दिया, तो वत्स और छेदी ये दोनों ये हो गए। तो ये कंप्लीट प्रेम कुमार शर्मा मतलब पांचाल, कुरु और शूरसेन जनपद, वत्स और छेदी। उसके बाद में हम चलते हैं और आगे की तरफ चलने से पहले ये कौशल को अयोध्या जिसकी राजधानी थी या साकेत उस समय का नाम था, भगवान श्री राम का निवास स्थान या जनपद कह सकते हैं कौशल। तो कौशल नरेश जो है वो मल मतलब युद्ध। तो कौशल नरेश मल युद्ध लड़ने गए किससे? वज्जी से। तो वज्जी जो साम्राज्य है उससे युद्ध लड़ने गए कौन? कौशल नरेश। तो 3 ये साम्राज्य हो गए। उसके बाद में हम उससे नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे की तरफ एक आता है काशी। काशी के बाद में मगध और अंग।
तो मगध का जो सम्राट है वो काशी गए, जिससे उनके अंग अंग खिल गए। तो ये 3 यहाँ पे ये याद हो जाते हैं। तो ये कंप्लीटली 14 जनपद हो गए। उसके बाद में दक्षिण में अगर हम जाते हैं तो एक अवंती हो गया, ए और ए से दोनों याद हम कर सकते हैं, एक अवंती दूसरा अस्मक, ये करके पूरे 16 महाजनपद है। उन 16 महाजनपदों में से 4 जनपद ऐसे थे जो राजतंत्रात्मक थे। उन 4 जनपदों में मगध, कौशल, वज्जी और वत्स, ये चारों जो थे वो राजतंत्रात्मक थे। इसके अलावा बाकी सारे लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाले महाजनपद थे। अब हम इसकी राजधानियों को डिटेल में देख लेते हैं कि इनकी क्या क्या राजधानी रही थी। तो सबसे पहले हम लेते हैं कंबोज को। कम बोझ, नाम से ही पता चल रहा है कि बोझ को क्या करना है, कम करना है। और बोझ को अगर हम कम करेंगे तो इसकी क्या करेंगे, हम इसको वज़न को कम कर देंगे, और वज़न को कम करेंगे तो क्या है, उसकी राजधानी हो जाएगी। और किसी चीज़ को हटाते हैं तो वो राजधानी हो जाएगी हाटक। बोझ को कम करने के लिए क्या करते हैं, उसको स्थान को हटा देते हैं किस चीज़ को, तो वो हो जाएगी हाटक। फिर बात आती है गांधार की। गांधार, धार, अगर किसी चीज़ को धार देनी है तो धार हम देते हैं शिला पर, तो उसकी राजधानी होगी तक्षशिला। फिर कुरु जनपद की राजधानी हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ है। कुरु और कुरु की जो राजधानी है वो तो इंद्रप्रस्थ है, और हस्तिनापुर भी है जो वो इससे संबंधित है। कालांतर में महाभारत काल में इसका उल्लेख होता है। फिर अगला जो महाजनपद है वो है पांचाल। पांचाल से क्या है कि सरयू नदी इसके बीच में से नहीं, गंगा नदी इसमें से बीच में से निकलती थी और इसको 2 भागों में विभाजित कर देती थी। जो उत्तर वाला क्षेत्र है वो तो कहलाया अहिछत्र, और दक्षिण वाला क्षेत्र है वो कहलाया कांपिल्य। अगर इसकी राजधानी के संदर्भ में देखें तो पांचाल आपके हाथ की 5 अंगुलियां हैं, उनको ऐसे अगर आप जोड़ के थोड़ा मोड़ोगे तो एक छत्र बन जाएगा। तो इसकी जो राजधानी है वो याद रह जाएगी अहिछत्र, अहिछत्रपुर। और अगर आप किसी के 5 ऐसे बना के किसी को थप्पड़ मार दो 5 हाथों से तो वो कांपने लग जाएगा, तो कांपिल्य, अहिछत्रपुर और कांपिल्य इसकी क्या हो गई, राजधानी हो गई। फिर अगला जो है कौशल। कौशल नरेश श्री राम जी के बारे में बात करते हैं। तो कौशल की जो राजधानी है, यहाँ से जो है कौशल में से एक नदी निकलती है, सरयू नदी। ये क्या है, इसको 2 भागों में बांट देती है। दक्षिण वाली जो है वो श्रावस्ती और उत्तर वाली जो है वो साकेत। तो दक्षिण श्रावस्ती और उत्तर वाली साकेत, या इसको अयोध्या भी कहा जाता है। तो ये कौशल की जो 2 राजधानियाँ हो गई, श्रावस्ती और साकेत। उसके बाद में आता है मल्ल संघ। मल्ल संघ, मल्ल लड़ने के लिए क्या है, या उसको कुश्ती या कुशी भी कह सकते हैं कि कुश्ती लड़ने के लिए क्या है, आपको योद्धा बनना पड़ेगा, मल्ल युद्ध करना पड़ेगा। तो कुशीनगर या कुशीनारा क्या है, इसकी राजधानी है। फिर बात करते हैं वज्जी संघ की। वज्जी संघ से वह याद रख लेना। वज्जी में विदेह और वैशाली इनकी 2 राजधानियां हैं, और तीसरी मिथिला। तो वज्जी संघ से हम वह से याद रख सकते हैं, विदेह, वैशाली और मिथिला। उसके बाद में चंपा। तो चंपा को देख के अंग अंग खिल जाता है। तो चंपा की जो वो अंग की जो राजधानी है वो चंपाकली, चंपा। उसके बाद में मगध महाजनपद। मगध की जो राजधानी है वो गिरिवज, राजगृह और पाटलिपुत्र है। मगध इतना महान साम्राज्य बन गया था कि सभी क्या है कि जितने आसपास के महाजनपद थे वो उसके पैरों में आकर गिर गए थे। तो इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सब आके गिर गए थे। तो गिरिवज, और उसने बहुत ज़्यादा राज किया, इसलिए राजगृह भी इसकी राजधानी थी। पाटलिपुत्र तो आपको बेसिकली याद रह ही जाएगा। तो मगध की गिरिवज्र, राजगृह और पाटलिपुत्र। उसके बाद में आता है काशी। काशी की सिंपल सी राजधानी है वाराणसी। वाराणसी काशी की राजधानी। ये 2 नदियों के बीच में स्थित थी। उत्तर में वरुण और दक्षिण में अस्सी नदियों के बीच में ये राजधानी वाराणसी स्थित है। उसके बाद में है सूरसेन। सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा, मत्स्य की विराटनगर, वत्स की कौशाम्बी
और उसके बाद में है छेदी। अगर आपको किसी को छेदी सिंह बनाना है, उसमें छेद करने हैं, तो आपके पास में शक्ति होनी चाहिए और शक्ति के साथ में मति भी होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी में ऐसे छेद करोगे गलत जगह हो गया तो इसके लिए शक्ति और मति की भी आवश्यकता होती है। हाँ, वही कि अगर हम आप में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे, कि समझ नहीं आएगा, वही बात है। तो छेदी की जो राजधानी थी वो है शक्तिमती या शक्तिमती भी इसको कह सकते हैं। उसके बाद में है अवंती। अवंती की जो है वो दो राजधानियाँ थी, पहली उज्जैनी और दूसरी थी महेशमती। महेशमती, अगर बाहुबली आपने मूवी देखी है तो उसमें भी महेशमती साम्राज्य होता है, लेकिन वो ये नहीं है। तो अवंती की जो राजधानी है उज्जैनी और दूसरी है महेशमती। अगला है सबसे दक्षिण में जो स्थान है अश्मक। अश्मक अगर महाजनपदों में देखा जाए तो दक्षिण में एक ही महाजनपद है और उसका नाम है अस्मक। अस्मक की जो राजधानी थी वो थी पोटली या पाटन। अब इनकी थोड़ी सी लोकेशन देख लेते हैं। जैसे कि कंबोज सबसे उत्तर पश्चिम में है, तो ये जो है अफ़गानिस्तान वाला क्षेत्र जो है वो कंबोज है। उसके बाद में आता है गांधार। गांधार की राजधानी तक्षशिला है और ये विद्या व व्यापार का प्रमुख केंद्र था। ये जो पाकिस्तान और भारत का जो क्षेत्र है वहाँ पे ये स्थित था। उसके बाद में कुरु जनपद आता है। कुरु जो है वो अभी वर्तमान का जो दिल्ली मेरठ का जो स्थान है वो कुरु जनपद है। ये इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और हस्तिनापुर जो है वो क्षेत्र इसी में स्थित था। उसके बाद में हम लेते हैं पांचाल। पांचाल की राजधानी अयछत्रपुर और कांपिल्य थी। द्रौपदी इसी पांचाल क्षेत्र की राजकुमारी थी, इसलिए उसको पांचाली कहा जाता है, न कि इसलिए कि उसके 5 पति थे। ये पांचाल क्षेत्र से संबंधित थी, इसलिए इसको पांचाली कहा जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं कौशल को। कौशल की 2 राजधानियाँ थी, कौशल की श्रावस्ती और साकेत। साकेत को अयोध्या भी कहते हैं। उसके बाद में आता है मलसंग। मलसंग की जो राजधानी थी कुशीनारा। उसके बाद में आता है वज्जी। ये कंटिन्यूस है, ये अगर देखें तो पांचाल जो है वो उत्तर प्रदेश में है, मलसंग भी उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद में वज्जी, और ये जो है मलसंग लगभग थोड़ा बिहार में और वज्जी भी इसमें थोड़ा बिहार में है। तो वज्जी की जो राजधानी थी वो विदेह और वैशाली थी। उसके बाद में आता है अंग प्रदेश। अंग प्रदेश की राजधानी चंपा, और ये पहले स्वतंत्र राज्य था, लेकिन बाद में मगध का जो साम्राज्य, ये मगध साम्राज्य है, मगध का एक महान शासक हुआ था जिसका नाम था बिंबिसार। उसने इसको क्या है मगध में मिला दिया था, तो ये इसके बाद में मगध का हिस्सा हो गया था। मगध वाला जो क्षेत्र है वो पटना, और गया वाला जो क्षेत्र है वो कंप्लीट उस समय मगध का राज्य था, और इसकी जो राजधानी गिरिवज्र, राजगृह और पाटलिपुत्र। उसके बाद में अगला जो था वो था काशी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। ये यहाँ पे काशी में एक सबसे शक्तिशाली जो शासक हुआ था उसका नाम था ब्रह्मदत्त। ये इतना महान शासक था कि इसने कौशल पर भी अधिकार कर लिया था, लेकिन कालांतर में यहाँ पे जो कौशल का एक राजा हुआ था कंस, उसने वापस इसको काशी पर अधिकार कर लिया था, और बाद में अजातशत्रु ने क्या किया, इस काशी और कौशल पर कम्प्लीटली इसने क्या कर दिया था, अधिकार कर दिया था। फिर जो अगला है वो है वत्स। वत्स की जो राजधानी थी वो कौशाम्बी थी, और यहाँ का एक प्रसिद्ध शासक हुआ था जिसका नाम था उदयन। उदयन ने क्या है, अवंती के जो राजा थे, अवंती यहाँ पे है, अवंती का जो राजा था चंडप्रद्योत, उसको इसने क्या किया था, पराजित किया था। उसके बाद में आता है छेदी। छेदी की राजधानी शुक्तिमती थी, और यहाँ का जो राजा था शिशुपाल। आपने शिशुपाल वध तो सुना ही होगा महाभारत काल में, तो वो शिशुपाल यहाँ छेदी का ही राजा था। उसका वध जो है वो कृष्ण के द्वारा कर दिया जाता है। 100 गलतियाँ करने पर उसका क्या कर दिया जाता है, वध कर दिया जाता है। उसके बाद में जो क्षेत्र आता है वो शूरसेन। शूरसेन की राजधानी मथुरा, जो अपने उत्तर प्रदेश के आसपास का जो क्षेत्र है। उसके बाद में आता है मत्स्य। मत्स्य की जो राजधानी है वो विराट नगर। उसके बाद में जो दक्षिण का क्षेत्र है अवंती,
उसका जो राजधानी है उज्जैनी या महेशमती ये। फिर उसके सबसे दक्षिण में हम जाते हैं गोदावरी नदी के किनारे, एकमात्र दक्षिण में स्थान, उसका नाम अश्मक है। तो ये थे कंप्लीट अपने महाजनपद। अगर हम महाजनपदों के बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं तो ये जो है वो दूसरी नगरीय क्रांति थी, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में लगभग आर्यों को लोहे का ज्ञान प्राप्त हो गया था और लोहे का यहाँ पर आते आते बहुत ज़्यादा विकास होने लग गया जिससे कि है अधिशेष उत्पादन होने लगा। अधिशेष उत्पादन के कारण क्या है, यहाँ पे वो नगरों का विकास प्रारंभ हो गया था, इसलिए इसको दूसरी नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसका उल्लेख हमें अगुंतर निकाय और खुद्दक निकाय से हमें यह क्या है, जो बौद्ध साहित्य के जो 2 ग्रंथ हैं जिसका नाम है अगुंतर निकाय और खुद्दक निकाय, यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा जैन साहित्य का भी हमें एक ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र, वहाँ से भी इन 16 महान जनपदों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। फिर हम देखते हैं कि 16 महाजनपदों में से एक जनपद का उत्थान होता है और वो होता है मगध साम्राज्य का। तो मगध के उत्थान के क्या क्या कारण थे, उन सबको हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला जो था वो था मगध का सामरिक महत्व और भौगोलिक कारण। मगध क्या था कि सभी राज्यों से घिरा हुआ था और बीच में स्थित था। इसके अलावा इसके आसपास भी नदियाँ बहती थी और उसके कारण में वो कम्प्लीटली क्षेत्र था जो वो बहुत सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया था। फिर यहाँ के जो नदियों का बहाव क्षेत्र, गंगा और सोन नदी इसके आसपास बहती थी, तो यहाँ पे जो सिंचाई व्यवस्था की उपयुक्त व्यवस्था हो गई थी। इसके अलावा नौकायन भी यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में होने लग गया था। फिर अगर खनिज संपदा की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत मात्रा में लोहे के अयस्क यहाँ से प्राप्त हुए और बहुत भारी मात्रा में लौह प्राप्त होने के कारण क्या है, यहाँ पे ये जो साम्राज्य है वो खनिज संपन्न हो गया और उन्होंने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे दिया। ये जो क्षेत्र था गंगा और सोन नदी के आसपास का क्षेत्र था, इसलिए काफ़ी उपजाऊ था और यहाँ पे अधिशेष उत्पादन होने लगा। फिर यहाँ के जो आसपास के जो जंगल है, जंगलों में बहुत सारे हाथी पाए गए। तो हाथी पाए जाते थे जिनका प्रयोग उत्पादन कार्य और युद्ध में किया जाने लगा और उससे क्या है कि ये इसका उत्थान काफ़ी तेज़ी से हुआ। और फिर सबसे महत्वपूर्ण कारक ये था कि यहाँ पे जो शासक हुए थे और सारे के सारे शासक बहुत महत्वाकांक्षी हुए थे, इसलिए महत्वाकांक्षी शासकों की श्रृंखला के कारण ये मगध का उत्थान बहुत ही तेज़ी से हुआ था। अब मगध के शासकों की बात की जाए तो कौन कौन शासक थे जिन्होंने यहाँ पे राज किया था और मगध को एक विस्तृत रूप देने का कार्य इन्होंने किया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हर्यक वंश की। हर्यक वंश का जो शासन काल है वो लगभग 545 से 412 बीसी के आसपास रहा था और इसी हर्यक वंश का जो प्रथम शासक था वो बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही साम्राज्य विस्तारवादी शासक था जिसका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार सैनिक के नाम से प्रसिद्ध था या इसको शत्रुजस के नाम से भी जाना जाता था। तो सैनिक के नाम से ये बहुत प्रसिद्ध था। प्रथम साम्राज्यवादी शासक था जिसने अपने साम्राज्य का क्या किया, विस्तार किया। इसने युद्ध के साथ साथ एक अन्य नीति भी अपनाई और उसको कहते हैं वैवाहिक संबंध स्थापित करना। और उन्होंने जो आसपास के जो बड़े बड़े साम्राज्य थे उनके साथ में इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिससे क्या है कि वो स्वतः ही राज्य इनके अधीन होते गए और धीरे धीरे करके वो बहुत से साम्राज्यों को अपने अधीन कर गया। उनमें शादी में सबसे पहले कौशल नरेश, कौशल जो उत्तर में जो उसके उत्तर में मगध के उत्तर में जो राज्य था कौशल, वहाँ का नरेश था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत उस समय का एक महान शासक था। उसकी बहन कौशला देवी से वो शादी कर लेता है और जैसे ही शादी कर देता है उसके बाद में वो दहेज में जो काशी को वो दहेज में लेता है। तो उससे क्या है, काशी पर तो दहेज में लेने से ही उससे क्या है उसके अधीन आ जाता है।
उसके बाद में जो वज्जी संघ है, वज्जी संघ में वहाँ का वैशाली जो राजधानी वहाँ की लिच्छवी राजकुमारी जिसका नाम चेल्लन्ना, चेल्लन्ना से वो क्या कर देता है, शादी कर देता है। उसके बाद में मध्य देश की राजकुमारी शेमा या खेमा से वो क्या है, शादी कर देता है। तो वो तीन, प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी, लिच्छवी राजकुमारी चेल्लन्ना और मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से वो क्या है, विवाह करता है। बाद में वो अंग प्रदेश को भी जीत लेता है और अंग प्रदेश में फिर वहाँ पे अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ पे क्या है, वो गवर्नर नियुक्त कर देता है। इससे हमें पता चलता है कि वो काशी पर उसने अधिकार कर दिया। उसके बाद में वज्जी संघ जो वैशाली जो राजधानी थी वहाँ पर भी लगभग इसने अधिकार कर लिया था, शादी कर ली थी। उसके बाद में उसके पूर्व का क्षेत्र अंग को भी उसने क्या है, उस पर अधिकार कर लिया और वहाँ पर अजातशत्रु को वहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया। इसने अपने चिकित्सक जीवक को अवंती के शासक प्रद्योत की चिकित्सा के लिए भेजा और उसने मित्रता का हाथ बढ़ाया। जो अपने अगर हम मध्य प्रदेश और गुजरात के आसपास का जो क्षेत्र देखते हैं अवंती, वहाँ के शासक प्रद्योत थे और उससे दोस्ती बढ़ाने के लिए अपने चिकित्सक थे जिसका नाम जीवक था, उनको उसकी चिकित्सा के लिए वहाँ पे भेजा गया था। जीवक की जो शिक्षा है वो तक्षशिला में, उस समय जो विद्या का केंद्र था तक्षशिला, वहाँ पे इसकी जीवक की शिक्षा हुई थी और उसको प्रद्योत की चिकित्सा के लिए भेज दिया था। फिर ये जो कंप्लीट हर्यक वंश है वो पितृहंता वंश कहलाता है। इसीलिए जो इसका पुत्र था अजातशत्रु, इसने इसकी हत्या कर दी थी। तो बिंबिसार की जो हत्या है वो अजातशत्रु ने कर ली थी। फिर अगला जो शासक है उसका नाम है अजातशत्रु। अजातशत्रु कुणिक के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इसने काशी पर अधिकार कर लिया। जैसे ही क्या हुआ कि उसने हत्या की बिंबिसार की हत्या की, तो प्रसेनजीत ने वापस यहाँ पर अटैक किया कि भाई काशी जो दहेज में मिला था उसको लेने के लिए उसने वापस अटैक किया। लेकिन अजातशत्रु ने उसको हराकर काशी पर क्या कर दिया, अधिकार कर दिया। फिर उसके बाद में उसकी नज़र वज्जी संघ पर पड़ी। तो वज्जी संघ पर उसने क्या किया, पहले तो गौतम बुद्ध है, जो भगवान बुद्ध है, उनसे परामर्श किया कि वज्जी संघ को जीतना चाहिए नहीं जीतना चाहिए। और उनकी अनुमति मिलने के बाद में अपने एक मंत्री थे वशकार, उसको वज्जी संघ भेजा और कहा कि सबको जाके वश में करके आओ। अर्थात उनको फूट डालने के लिए उसको वहाँ पे भेजा और उसने वहाँ पे फूट डाली और उसने वज्जी संघ पर अटैक किया और वज्जी संघ को जीत लिया। इस युद्ध को जीतने के लिए उन्होंने बहुत सारे रथों और हाथी घोड़ों के अलावा उसने हथियारों का भी प्रयोग किया, जैसे कि रथ मूसल और शिलाकंटक। शिलाकंटक वो होती है जो पत्थर, उसमें पत्थर डालते और उसको आगे थ्रो फेंका जाता था। आपने बाहुबली मूवी देखी हो तो उसमें इन जो है हथियारों का प्रयोग किया जाता है। फिर अजातशत्रु के समय बौद्धों की प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी हुआ था और उसके बाद में अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन या उदयन के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। अब जो नेक्स्ट शासक है उसका नाम है उदयन या उदयन। इसने कुछ ज़्यादा विस्तार पूर्वक कार्य किया नहीं था। इसने सोन व गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना इसने की थी। उसके बाद में जो शासक है उसका नाम है नागदर्शक या नागदर्शक भी कहते हैं। ये अंतिम शासक था। इस समय ऐसा हुआ कि सभी जो सम्राट बने थे उसने सब ने अपने पिता की हत्या की थी। पितृहंता वंश भी इसको कहते थे। इसलिए जो जनता थी वो इससे इन सब से नाराज़ हो गई थी और उनको वहाँ से निकाल कर जो उनके अमात्य थे, जो मंत्री थे, उनको क्या किया, इन्होंने राजवंश की जो सत्ता थी वो सौंप दी। उस समय जो अमात्य थे शिशुनाग, वो वहाँ के अमात्य थे, उनको क्या किया, इन्होंने अपनी सत्ता को सौंप दिया। अब अगला जो वंश है वो है शिशुनाग वंश। इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 412 से 334 बीसी के आसपास रहा था।
इसमें सबसे पहले जो शासक थे वो थे शिशुनाग। ये जो है इस वंश के संस्थापक थे। ये शिशुनाग जो है वो बनारस के राजा का गवर्नर था। इनके विषय में ऐसा कहा जाता है कि ये वैशाली के जो राजा थे उनसे और वहाँ की एक सुंदर नगर वधू से इनका उत्पन्न हुआ था। उसके बाद में बचपन में ही क्या है कि इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया तथा इनकी जो रक्षा है वो नाग के द्वारा की गई, इसलिए इनका नाम शिशु नाग भी पड़ा था। उसके बाद में इसका जो पालन पोषण था वो वैशाली के एक पदाधिकारी ने किया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार शिशुनाग ने 18 वर्षों तक और पुराणों के अनुसार शिशुनाग ने 40 वर्षों तक शासन किया था। इसने अवंती को जीत लिया और बाद में वैशाली को क्या है अपनी राजधानी बना लिया था। अब अगला जो शासक है उसका नाम है कालाशोक। कालाशोक के समय कुछ ज़्यादा विशेष घटनाएं हुई नहीं थी। कालाशोक भी यहाँ का शासक बनने से पहले बनारस और गया का वो प्रशासक रह चुका था। इस समय जो दूसरी बौद्ध संगीति है उसका आयोजन किया गया तथा पाटलिपुत्र को इसने पुनः राजधानी बनाया था। जैसे शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से वैशाली को राजधानी बनाया और कालाशोक ने इसको वापस वैशाली से पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना दिया था। और उसके बाद में जो वह वंश आ जाता है वो आता है नंद वंश। जैसे ही कालाशोक की हत्या हो जाती है तो उसके बाद में 10 वर्षों तक उसके 10 पुत्रों के द्वारा शासन किया जाता है, लेकिन वो सारे अयोग्य होने के कारण फिर बाद में नंद वंश का उदय हो जाता है। नंद वंश का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 344 से 322 बीसी के आसपास रहा था। माना जाता है कि इसका जो प्रथम शासक है पद्मनंद एक शूद्र जाति का शासक था। इसको दूसरा भार्गव और सर्व शत्रांतक भी कहा जाता है। दूसरा भार्गव मतलब परशुराम से संबंधित है। तो इसने क्या है कि क्षत्रियों की हत्या की थी, क्षत्रियों का नाश करने वाला, इसलिए इसको दूसरा भार्गव या सर्व शत्रांतक का मतलब होता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। तो इसने क्या है क्षत्रियों का बहुत ज़्यादा नाश किया था, इसलिए इसको दूसरा भार्गव या सर्व शत्रांतक भी कहा जाता है। ये जो है वो जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल का जो हाथीगुम्फा अभिलेख है उससे हमें पता चलता है कि इसने कलिंग पर भी आक्रमण किया था और वहाँ पर नहरों का निर्माण करवाया तथा वहाँ से जैन सैन की मूर्ति वो लेकर वापस आ गया था। इसके दरबार में इसके समकालीन एक महान राइटर थे जिनका नाम था पाणिनि। उन्होंने संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी लिखी थी, वो भी जो पद्मनंद के समकालीन थे। उसके बाद में जो शासक है उसका नाम है गणानंद से तो आप सभी परिचित ही होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जिसकी हत्या की थी वही गणानंद जो था वो सिकंदर के समकालीन था। इसने क्या है कि जनता पर बहुत अत्यधिक कर लगाए तथा माना जाता है कि इसने 80 कोटि धन गंगा के गर्भ में छुपा रखा था। तो इसलिए क्या है कि इसके ही शासनकाल में अराजकता फैल गई थी। फिर यहाँ का जो एक मंत्री, इनके जो दान प्रमुख का प्रमुख था जिनका नाम था चाणक्य का क्या है इन्होंने अपमान किया। अपमान करने के कारण क्या है वो क्रोधित होकर वो चंद्रगुप्त के साथ मिलकर षड्यंत्रपूर्वक गणानंद की हत्या कर देते हैं। इस कंप्लीट जो षड्यंत्र की जानकारी हमें विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस से हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो ये था मगध का उत्थान और कंप्लीट इसके बारे में फिर बाद में हम धार्मिक क्रांति और विदेशी आक्रमण के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस इस लेक्चर का। आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।